हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को ये पता ही होगा कि अगर उसका आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी जो है पूछे जाने की बात की गई है, जिसमें मेनली ऐसे ही लिखा हुआ है कि संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो उसी से संबंधित मैंने कहा है कि 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, जिसमें से ऑलरेडी जो है 2 वीडियोस हमारे अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो दोनों वीडियोस को आप जाके ज़रूर देखिएगा, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये हमारा इस वीडियो सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो सारे ध्यान से सारे प्रश्नों को लगाना है आपको टेस्ट की तरह, और लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि टोटल में से आपका कितना सही हो रहा है। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इस वीडियो का पीडीएफ आपको दे सकते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अगर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो हम सभी मिलकर उस डाउट को शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का और बढ़ते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए हो जाता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, तो मराठाओं का छत्तीसगढ़ में उत्कर्ष कैसे होता है, शुरुआत कैसे होता है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसी समय एक मराठा सेनापति थे जो छत्तीसगढ़ के रतनपुर वाला जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण करते हैं। उनका नाम क्या था आप सभी को बताना है। रघुजी प्रथम, भास्कर पंत, विट्ठल राव या फिर दिनकर पंत। बताइए कि उनका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को जनरली ये पता होगा, जो लोग नए शुरुआत कर रहे हैं अभी पढ़ना उनके लिए ये नया हो सकता है। तो भास्कर पंत जो हैं, इन्होंने ही, जो कि एक मराठा सेनापति हैं जिनका आक्रमण रतनपुर क्षेत्र में हुआ था। और आप सभी को याद रखना है कि जो भास्कर पंत का जो आक्रमण है उस समय जो मराठा शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है रघुजी प्रथम। ठीक है, रघुजी जो प्रथम है उनका ही उस समय नागपुर का जो मराठा साम्राज्य था भोसला वंश का, उस पर शासक था, और उन्हीं के सेनापति कौन थे, तो भास्कर पंत थे, जो कि सन 1741 में, ठीक है, सन 1741 में इस क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन थे। यह भी एक अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। कौन थे बताइए। भास्कर पंत, रघुजी भोसले, बिम्बाजी भोसले या फिर वेंकोजी भोसले, कौन थे आप सभी को बताना है कि जब कलचुरी शासन की समाप्ति होती है तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मराठा शासक बनते हैं वो कौन है, आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिम्बाजी भोसले हैं, जो छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक के रूप में बनकर उभरते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहता है 1758 से लेके 1787 तक रहता है, आप सभी को याद रखना है। अगर ऐसे आप याद रखेंगे तो इनसे संबंधित जितनी भी घटना है उनके बारे में भी जानकारी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो बिम्बाजी भोसले हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उनका 17, ये भी आप याद रख सकते हैं कि 17 दिसंबर, सॉरी हाँ 17 नहीं 7 दिसंबर, 7 दिसंबर 1787 को बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारी रखते हैं। तो इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर वाला क्षेत्र है उसमें कई सारे जो स्थापत्य का कार्य किया। बिम्बाजी भोसले ने क्या क्या बनवाया है रतनपुर में, तो आप याद रख सकते हैं। एक है राम टेकरी मंदिर, ठीक है, राम टेकरी मंदिर। दूसरा याद रखिएगा, एक है संगमेश्वर शिव मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, इसको भी बिम्बाजी भोसले ने ही बनवाया है। तीसरा याद रखिएगा खंडोबा मंदिर, खंडोबा मंदिर। और एक और याद रख सकते हैं जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये चारों के चारों जो स्थापत्य है किसके द्वारा, तो बिम्बाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में बनवाया गया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन पर कि नागपुर के भोसला वंश के, ठीक है, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ में शासक रहे, आप सभी को ये बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा। पहले तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है कि कौन कौन सा है, जैसे मुधोजी, बिम्बाजी,
चिमना जी या फिर वेंको जी। ये चारों में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने 1758 से लेकर 1811 तक छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो मुधो जी तो नहीं थे, बिम्बा जी भोसले थे, चिमना जी भोसले भी थे और वेंको जी भोसले भी थे। 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिम्बा जी भोसले जो हैं, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 1758 से लेके 1787 तक इनका जो कार्यकाल रहा, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु के बाद जो चिमना जी भोसले हैं उनका आता है कार्यकाल 1787 से लेके 1788 तक, और बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं उनके बाद वेंको जी भोसले, जिनका शासनकाल 1788 से लेके 1811 तक चलता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को आपको याद रखिएगा। इसके बाद अप्पा साहब भोसले भी आते हैं, उनका भी थोड़ा सा जान ही लीजिए। अप्पा साहब, ठीक है, अप्पा साहब का जो कार्यकाल रहता है 1816 से लेके 1818 के बीच में रहता है। तो ये सभी शासकों का आपको याद रखना है जो कि मराठा शासन से बिलोंग करते हैं। राइट, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है कि यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में किसके समय आया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, कि यूरोपीय यात्री जो फॉरेस्टर है वो किसके समय छत्तीसगढ़ में आया था, आपको बताना है। महिपत राव दिनकर के समय, विट्ठल राव दिनकर के समय, केशव गोविंद के समय या फिर बीकाजी भोसले के समय, किसके समय आया है आपको बताना है। तो ये जो यूरोपीय यात्री जो फॉरेस्टर हैं, इनका नाम याद रखिएगा, वो महिपत राव दिनकर के समय आते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, महिपत राव दिनकर। ठीक है, महिपत राव दिनकर के समय फॉरेस्टर भी आया और मिस्टर लैंकी भी आते हैं। ठीक है, फॉरेस्टर आता कब है? तो 1790 में फॉरेस्टर आता है, और 1790 में ही, याद रखिएगा, 1790 में ही मिस्टर लैंकी आते हैं। मिस्टर लैंकी किसके समय में? तो ये महिपत राव जो दिनकर हैं उन्हीं के समय मिस्टर लैंकी भी आए होते हैं, याद रखिएगा। विट्ठल राव दिनकर के समय मिस्टर ब्लंट आते हैं। ठीक है, 1795 में विट्ठल राव दिनकर के समय मिस्टर ब्लंट आते हैं, मिस्टर ब्लंट। राइट, याद रखिएगा। और केशव गोविंद के समय कोलब्रुक आता है। ठीक है, इसके समय कौन? कोलब्रुक, कोलब्रुक। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण का काल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? आप सभी को ये बताना है। एक बहुत बेहतरीन प्रश्न होगा, ये आपको ध्यान से समझना है। कौन प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट बनाए गए थे? कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडीज या फिर कैप्टन एगेन्यू? बताना है कि किसको बनाया गया था। इसका क्या आंसर होना चाहिए आपको बताना है। देखिए, हुआ ये था कि नागपुर का जो भोसला राज्य था 1818 में, ठीक है, नागपुर का जो भोसला साम्राज्य चल रहा था 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, ब्रिटिश नियंत्रण में क्यों आता है? तो उस समय जो शासक थे जिनका नाम था रघुजी तृतीय, वो क्या थे? अल्प आयु थे, उनकी उम्र जो है बहुत छोटी थी, अल्प आयु थे। इसी कारण जो भोसला साम्राज्य था वो 1818 में ब्रिटिश साम्राज्य में चला जाता है। अब उस पूरा ब्रिटिश संरक्षण काल में जाने के बाद उसको चलाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो सुपरिटेंडेंट का नियुक्ति करता है। तो उसी में से आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रथम सुपरिटेंडेंट किसको बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन एडमंड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कैप्टन एडमंड को प्रथम सुपरिटेंडेंट जो है बनाया गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि कई सारे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश, जैसे कि जब ये ब्रिटिश साम्राज्य जो है शासन कर रही थी, या फिर कह लीजिए कि भोसला वंश जब ब्रिटिश नियंत्रण में या ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, तो कई सारे सुपरिटेंडेंट या फिर कह लीजिए अधीक्षकों का गठन नियुक्ति किया गया, जिसमें सबसे पहले कैप्टन एडमंड तो थे ही, जो कि 1818 में उनकी नियुक्ति की गई थी। इसके बाद आए थे कैप्टन एग्न्यू। ठीक है, कैप्टन एग्न्यू ये आए थे 1818 में ही नियुक्ति हो गई थी, और 1825 तक ये इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद आया कैप्टन हंटर। कैप्टन हंटर 1825 में आए एग्न्यू के बाद। इसके बाद कैप्टन सैंडिस आते हैं, ये रहते हैं 1825 से लेके 1828 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, इसके बाद कैप्टन विल्किंसन आते हैं, कैप्टन क्रॉफर्ड आते हैं। तो कई सारे ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको ध्यान से देखना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वही जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट नियुक्त थे उनके और उसके समय जो घटित कोई महत्वपूर्ण घटना है उसको सुमेलित करना है। ठीक है, कैप्टन एडमंड के समय क्या होता, मेजर एग्न्यू के समय क्या होता, सैंडिस के समय क्या हुआ था और क्रॉफर्ड के समय क्या हुआ था, आप सभी को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए जो कैप्टन एडमंड है, कैप्टन एडमंड के समय एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था, तो डोंगरगढ़ के जमींदारियों का
डोंगरगढ़ के जमींदार का एक विरोध हुआ था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, राइट। इसके बाद मेजर एग्न्यू आए, तो मेजर एग्न्यू के समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ कि रायपुर में, जो रतनपुर में राजधानी थे, उसको रतनपुर से रायपुर में स्थानांतरित किया गया राजधानी को, राइट। इसके बाद कैप्टन सेंडिस के समय एक महत्वपूर्ण घटना यह हुआ कि बस्तर और करद राज्यों में समझौता हुआ, तो ये सी का हो जाएगा चौथा विकल्प। और जो कैप्टन क्राफर्ड हैं उनके समय हुआ क्या, तो भोसला शासन का हस्तांतरण हुआ, तो इसका हो जाएगा 2। अब इसको अगर आप सुमेलित करेंगे तो ए का 3, देखिए कहाँ पे ये सुमेलित मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में एकदम राइट मिलेगा। ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, ए का 3, बी का 1, सी का हो गया 4 और डी का 2। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में घूम फिर के हमको देखने को मिलता है, तो ये सभी को आपको याद रखना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन काल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इसका आंसर होगा, आप सभी को कमेंट करके ये जरूर बताना है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था। अब आपको याद रखना है क्या कि 1800 छत्तीसगढ़ को बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था, तो बात आती है 1830 से लेके 1854 के। इन जो टाइम पीरियड है इसके बीच में हुआ क्या था कि जिलेदारों की नियुक्ति होती थी। इस समय एक्चुअली में जो शासन था छत्तीसगढ़ में किसका था, किस भोसला शासक का था, तो वो थे रघुजीत थर्ड। ठीक है, रघुजीत तृतीय। रघुजीत तृतीय के शासनकाल में क्या हुआ, जिलेदार नियुक्त किए जाने लगे, जिसमें कह सकते हो कि 1830 से लेकर 1854 तक कुल 8 जिलेदारों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किसके समय, तो रघुजीत तृतीय के समय में। तो उसी में से आपसे पूछा गया कि कौन वो 8 जिलेदारों में शामिल नहीं है, कृष्णराव अप्पा, गोविंद राव, केशव गोविंद या फिर इंदुक राव, बताइए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी केशव गोविंद। केशव गोविंद जो है ये जिलेदारों में शामिल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 का चाहूँ तो नाम भी बता देता हूँ। कृष्णराव अप्पा थे, बिल्कुल सही है, पहला ले लीजिए। गोविंद राव भी थे, ठीक है, ठीक है, गोविंद राव भी याद रखिएगा, ये मतलब सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ बट है। कृष्णराव अप्पा थे, गोविंद राव थे, इंदुक राय भी थे, एक आप ले सकते हैं अमृत राव अप्पा, अमृत राव अप्पा। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद याद रखिएगा एक थे सदरुद्दीन, सदरुद्दीन। ठीक है, 5 हो गया। 6वां पे याद रखिएगा एक दुर्गा प्रसाद। ठीक है, दुर्गा प्रसाद। 7वें नंबर पे एक याद रखिएगा आप सखाराम बापू, सखाराम बापू। और एक 8वां याद रख लीजिएगा गोपाल राव। तो ये ऐसे थे जो 8 जिलेदारों की नियुक्ति की गई थी रघुजीत तृतीय के समय में, और केशव गोविंद नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो केशव गोविंद तो रघुजीत तृतीय के शासनकाल के समय जिलेदार नहीं थे। केशव गोविंद जो थे एक्चुअली में एक सूबेदार रहे। ठीक है, जब सूबा शासन चलाया गया था तो उस समय एक सूबेदार थे, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम में यहाँ से भी एक प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल है जिसके समय में छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। क्या इसका आंसर होगा, देखिए जो लॉर्ड डलहौजी है यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा 1848 से लेके 1856 के बीच में, और इनका आप एक ठो सबसे महत्वपूर्ण नीति आप जानते ही होंगे, सुने होंगे, इसका हड़प नीति। और इस हड़प, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, इस हड़प नीति के माध्यम से ही सन 1854 में क्या हुआ, सन 1854 में जो नागपुर का भोसला शासन था या भोसला साम्राज्य था वो कहाँ चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। अब आपको पता ही होगा कि जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था वो नागपुर के भोसला साम्राज्य के अंदर ही था। तो जब नागपुर वाला ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तो हमारा छत्तीसगढ़ भी स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजी
अंग्रेजों द्वारा कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? मालगुजारी व्यवस्था, ताहुतदारी व्यवस्था, तालुकेदारी व्यवस्था या फिर तहसीलदारी व्यवस्था? क्या था इसका आंसर बताइएगा। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया कि छत्तीसगढ़ में तहसील व्यवस्था की शुरुआत किया था। ठीक है, तहसील व्यवस्था की शुरुआत किया था। तहसील व्यवस्था मतलब तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब इसके तहत इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों ने कि 1854 में रायपुर, ठीक है, 1854 में क्या किया उन्होंने, रायपुर, इसके बाद धमतरी और उसके बाद रतनपुर, 3 तहसील उन्होंने बनाया। 1854 में 3 तहसील का निर्माण किया, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। इसके बाद बात आया 1 फरवरी 1857 को। 54 के बाद 1 फरवरी 1857 को उन्होंने क्या किया कि नवागढ़ और धमधा, ठीक है, नवागढ़ और धमधा, ये 2 उन्होंने और तहसील बनाया। ठीक है, तो 3 और 2 5 हो गए। लेकिन बाद में हुआ ये कि 1857 में ही, जुलाई 1857 में ही उन्होंने क्या किया कि धमधा जो था, जो तहसील था, उसको काट के उन्होंने दुर्ग को ही, जुलाई 1857 में, ठीक है, दुर्ग को क्या कर दिया, एक तहसील बना दिया। और इस प्रकार टोटल 5 तहसील हो गए। आखिरी कौन सा था, दुर्ग था। ठीक है, तो उन्होंने तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर लगाने की कोशिश करिए कि कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताइए। छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना 1862 में, बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त 1871 में, दुर्ग जिला का निर्माण 1906 में, या फिर कैप्टन इलियट की नियुक्ति 1857 में। बताइए कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, आप सभी को ये बताना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त 1871 में नहीं था। बाकी छत्तीसगढ़ जो संभाग थी उसकी स्थापना 1862 में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है। दुर्ग जिले का निर्माण 1906 में हुआ था, राइट आंसर है। और कैप्टन इलियट की नियुक्ति 1857 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्चुअली कैप्टन इलियट जो थे ये रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो चार्ल्स इलियट या फिर कैप्टन इलियट ही थे, याद रखिएगा। अब बात आती है कि बिलासपुर जिला भू बंदोबस्त जो है ये 1871 में तो नहीं लाया गया था, तो कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1868 के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त कब, तो 1868 के अंदर। एक चीज याद ये भी रखिएगा जरूर कि हाँ चलिए ठीक है, इसके लिए इतना ही है। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न है स्क्रीन पर कि असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में, ये ऑलरेडी गलत टाइप हो गया, ऑनररी होगा ये। ठीक है, ऑनररी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऑनररी मजिस्ट्रेट की पद से त्याग पत्र देने वाला व्यक्ति कौन था? काजी शमशेर खान, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदी लाल या फिर घनश्याम सिंह गुप्त? कौन ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन के समय ऑनररी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दिया था? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपको इसको याद रखना चाहिए वन लाइनर की तरह, कभी भी फटाक से इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जो काजी शमशेर खां हैं इन्होंने ही ऑनररी मजिस्ट्रेट की पद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। और जो काजी शमशेर खान है इनको लोग प्यार से खान साहब की उपाधि दिया था लोगों ने। ठीक है, क्या, खान साहब। इन्होंने खान साहब की जो उपाधि है इसका भी त्याग कर दिया था बाद में। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि चलिए बताइए कि राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? ठीक है, राय बहादुर की उपाधि किसकी है, या फिर राय बहादुर की उपाधि किसकी थी जिन्होंने बाद में इसका त्याग कर दिया था? आप लोग सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे जो गिरफ्तार हो गए थे? पद्मलाल पुनालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुकुटधर पांडे? बताइए, एक आसान प्रश्न है, आप सभी इसको आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, बात आता है असहयोग आंदोलन। आप सभी को पता होगा असहयोग आंदोलन 1920 से 21 के बीच में चला, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो बिलासपुर के अंदर, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय बिलासपुर के अंदर एक जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ? सनिचरी बाजार में। ठीक है, बिलासपुर के अंदर एक सनिचरी बाजार है,
वहीं पर जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में अंग्रेजों के खिलाफ एक ओजस्वी भाषण दिया गया। किसके द्वारा? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा एक भाषण दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ। अब जिसके कारण उनको बाद में गिरफ्तार करके बिलासपुर के जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, और ये तो इसका आंसर क्या है? जो हमारा जो माखनलाल चतुर्वेदी है वही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इनको जेल में बंद किया गया और जेल में बंद होने के बाद ही जो माखनलाल चतुर्वेदी थे इन्होंने कई कविताएं भी लिखी, जिनमें से एक दो आप याद रखिएगा। पुष्प की अभिलाषा, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में स्कूल में, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, दूसरा एक ऐसी है पर्वत की अभिलाषा। पर्वत की अभिलाषा, ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। और वहीं पर उस बिलासपुर जेल से ही उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था कर्मवीर पत्रिका। ठीक है, कर्मवीर पत्रिका। तो ये कर्मवीर पत्रिका किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक कौन थे? बताना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, मौलाना अब्दुल रऊफ, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर पंडित रामानंद दुबे। क्या इसका आंसर है? आप सभी को बताना है। ठीक है, बताइए कि कौन ऐसे हैं जो रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय छत्तीसगढ़ से वो गिरफ्तार उनको किया गया था, आपको ये बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल को ही मार्च 1922 में जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और जो महात्मा गांधी की एक पत्रिका है जिसका नाम है नवजीवन। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? नवजीवन। और इस नवजीवन में महात्मा गांधी जी ने पंडित रविशंकर शुक्ल जी का वर्णन भी किया था। इस घटना का, पंडित रविशंकर शुक्ल की इस घटना का उन्होंने जिक्र भी इस नवजीवन पत्रिका में किया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 14वां प्रश्न में। 14वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? असुमेलित विकल्प का चयन करना है। बताना है कि इसमें से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर है, बताइएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। राजिम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह 1917 में, कंडेल में नहर सत्याग्रह 1920, बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 या फिर रुद्री नवागांव में जंगल सत्याग्रह 1930। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राजिम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, ये 1917 में नहीं हुआ था, आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या है कि राजिम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। और किसके द्वारा ये किया गया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा इस सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जिसमें जो इसको कह सकते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा एक अछूतोद्धार कार्यक्रम है, जिसके तहत मंदिरों में प्रवेश कराया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1925 में। बाकी बी सी डी तीनों के तीनों विकल्प जो है बिल्कुल सही है। 1917 में आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। ठीक है, शुरुआत किया गया था कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? बताइए किसके द्वारा? कमल नारायण शर्मा के द्वारा, त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा, रामकृष्ण ठाकुर के द्वारा या फिर रणवीर सिंह शास्त्री जी के द्वारा? किसके द्वारा चलाया गया था, आप सभी को ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए आप सब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा रायपुर के अंदर 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय 10 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस का, जिसमें विद्यार्थी जो है शामिल थे, एक विशाल जुलूस निकाला गया था रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को निकाले गए विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, रामदयाल तिवारी या फिर कमल नारायण शर्मा? बताना है कि कौन थे जो महात्मा गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में इन्होंने जो जुलूस निकाला था उसमें शामिल थे। कब की बात है? तो 9 अगस्त 1942, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो की आंदोलन की शुरुआत जैसी हुई तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अगस्त 1942 को ही। उसी अगस्त के 1942 में ही इस आंदोलन की शुरुआत करते ही, और लेकिन 9 अगस्त को एक विशाल जुलूस का
यहाँ पे आयोजन किया गया रायपुर के अंदर, जिसमें से कौन कौन इसमें शामिल थे आप सभी को पकड़ना है, ठीक है। रणवीर सिंह शास्त्री थे क्या, जय नारायण पांडे थे क्या, रामदयाल तिवारी थे क्या, या फिर कमल नारायण शर्मा थे क्या, आपको बताना है। तो इसमें आपको रणवीर सिंह शास्त्री जी देखने को मिलेंगे, इसके बाद रामदयाल तिवारी देखने को मिलेंगे, सॉरी रामदयाल तिवारी नहीं थे, रणवीर सिंह शास्त्री थे, जय नारायण पांडे थे, कमल नारायण शर्मा भी थे, लेकिन रामदयाल तिवारी नहीं थे। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। ये रामदयाल तिवारी जी उसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 4। एक नाम और भी याद रखिएगा जो इसमें शामिल थे, वो थे त्रेतानाथ तिवारी, त्रेतानाथ तिवारी। और जो त्रेतानाथ तिवारी जो थे, इन्होंने ही इस जुलूस का नेतृत्व किया था। तो नेतृत्वकर्ता अगर पूछे तो आपको बताना है त्रेतानाथ तिवारी, और बाकी इसके अन्य सदस्य इसमें रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा थे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17वें नंबर का प्रश्न है कि रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह रॉल या फिर परसराम सोनी, कौन थे आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर तो जानते ही होंगे, क्योंकि हो शायद मुझे याद आ रहा है कि मैं इसको प्रीवियस के जो क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो वाला, उसमें भी मैंने इसको शामिल किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परसराम सोनी जो है वो रायपुर षड्यंत्र केस का नेतृत्व करता थे या नायक थे। देखिए रायपुर षड्यंत्र केस का प्रमुख नायक कौन थे? परसराम सोनी, आपको याद रखना है। एक्चुअली में जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना जब चली, तो उसी समय विस्फोटक सामग्री और बम बनाने के उद्देश्य से ये रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। इसके द्वारा परसराम सोनी के द्वारा इसका किया गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिवनंदन प्रसाद, शिवनंदन प्रसाद। ये शिवनंदन प्रसाद जो था ये प्रमुख मुखबिर था, मुखबिरी किया गया इसके द्वारा, जिसके कारण इसके मुखबिरी के कारण ही मतलब अंग्रेजों की सहायता किया इसने, और ये जो इसमें जो परसराम सोनी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और आपने तो ये रघुनंदन सिंह रॉल के बारे में तो जाना होगा कि 21 अगस्त 1942 मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दुर्ग के अंदर, दुर्ग की जो कचहरी है उसमें इन्होंने आगजनी किया था, आग लगाया गया था, ठीक है, इन्होंने आग लगा दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था कि मुझे मोक्ष से प्यार नहीं है, मैं फिर से जन्म लूंगा? किसने कहा था? वामनराव लाखे ने, रामदयाल तिवारी ने, सुंदरलाल शर्मा ने, या फिर माधवराव सप्रे ने? एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन भविष्य में फिर से पूछा जा सकता है। जनरली बुक्स में देखने को मिलता नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का ही यह कथन है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर से जन्म लूंगा। अब आप लोग बताइए कि माधवराव सप्रे ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, बताइए किस पत्रिका का संपादन किया था, कब किया था और कहां से किया था? ये तीनों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसको अगर आपको डेट वाइज इसको याद होगा तभी आप इसको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो अरेंज करिए, वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से इस सब का डेट याद करिए, इसके बाद अरेंज करने के बाद आप इसको कमेंट करिए। बताइए रायपुर जेल में डायनामाइट कांड कब हुआ था? गांधी जी की इस राज्य में दूसरी यात्रा कब हुई थी? महासमुंद जो तमोरा का जंगल सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? इसको सीक्वेंस अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप लगा पाएंगे। देखिए तो जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था 1920 में, ठीक है। 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उस समय ये कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद महासमुंद का जो तमोरा का जो जंगल सत्याग्रह था ये हुआ था 1930 के अंदर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। इसके बाद गांधी जी का दूसरी यात्रा होता है कब? 1933 के अंदर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रायपुर जेल में डायनामाइट कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस को आप पकड़ लिए होंगे, 4, 3, 2, 1 ही बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका ईयर आपको याद होता तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते थे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर। ये छत्तीसगढ़ की कौन सी रियासत 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि जितने भी देशी रियासतें थी उन सभी को भारतीय संघ में विलय होने के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था। और बात आता है 1 जनवरी 1948 तक, 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ की जितने भी रियासतें थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जितनी भी रियासतें थी
सभी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये डेट याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 जनवरी 1948 तक सबने कर दिया था। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 तक किसने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो वो कौन था बताना है, रायगढ़, कवर्धा, जशपुर या फिर शक्ति। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ये जो जशपुर रियासत थी ये सबसे अंतिम में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला रियासत है छत्तीसगढ़ का, जो कि 15 अगस्त 1947 तक भी नहीं किया था। हालांकि 1 जनवरी 1948 तक सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर था जशपुर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस टेस्ट सीरीज में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा। 20 में से आपका कितना सही हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, 2 पहले भी अपलोड किया जा चुका है, आप उसको देखिए। अगर इसमें डायरेक्ट तीसरे में पहुंचे हैं तो उनको भी देखिएगा। साथ ही साथ जो सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है जिसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके भी 10 वीडियोस जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिएगा। इसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए इंग्लिश भी दिया गया है, मैथ्स के भी, मतलब बहुत सारे वीडियोस जो है अवेलेबल है, कंप्यूटर के भी हैं। आप सारे वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है, अगर चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।